अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा। ख़ासतौर पर लाहौर वालों को एक बार फिर से मैं एहतियात का मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं खुद स्मॉग की लपेट में आ चुकी हूं जनाब। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1100 तक जा चुका है और मज़ीद आगे क्या तबाही होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मॉग ने जो है ना पूरी फ़ज़ा को बेहद आलूदा कर दिया है। इसमें सांस लेना इंतहाई मुज़र है। माहिरीन की राय भी हम आपको एक्सप्रेसो में दिखाते रहे हैं, किस तरीके से आपको आगाह करते रहे हैं वो कि कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाकर आप स्मॉग से महफूज रह सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ स्टे एट होम। इसीलिए स्कूलों में छुट्टियां भी दी गई हैं ताकि बच्चे घर में रहें और इस आलूदा फ़ज़ा में वो सांस लेने से गुरेज करें। बिल्कुल। लेकिन आज जो सबसे अहम जो मौजू है वो है अमरीकी सदारती इंतखाबात, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि दीगर रियासतों में, दीगर ममालिक में बनने वाली हुकूमतों को गिराना, उनको उठाना, उनको बनाना, जहाँ पर इस सुपर पावर का माजी में काम रहा है, वहाँ आज भी इसका एक असर है। और हम देखते हैं कि दुनिया की ये सुपर पावर एक की प्लेयर के तौर पर सामने आती है, और जब भी हुकूमत यहाँ बनती है तो सब उनकी नजरें यहाँ गड़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो भी हुकूमत में आएगा वो अपनी पॉलिसीज लेकर आएगा, और वो पॉलिसीज जब अमल दरामद होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं उनके मुल्क पर भी होगा, उनकी हुकूमतों पर भी होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि आज बिल्कुल कड़ी नज़र रखी जाए। आज के अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हैं उनकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। दुनिया की सुपर पावर का सदर कौन बनेगा, फैसले की घड़ी आ गई है। पूरी दुनिया की नजरें अमरीकी इलेक्शन पर लगी हैं और अमरीका में 47वें सदर की इलेक्शन के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। इस सियासत के दो बड़े और पुराने खिलाड़ी मैदान में हैं। अमरीका की मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन की उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। 24 करोड़ से ज़्यादा जी अवाम अमेरिका में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 8 करोड़ अफराद अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं और जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है। अब तक 538 में से 211 इलेक्टोरल वोट जो है ट्रंप ने जीत लिए हैं, जबकि 117 पर कमाला हैरिस जो है वो कामयाब हुई हैं। तमाम स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें सरप्राइज़ का सबको इंतज़ार है। अमेरिका की तारीख में डेमोक्रेट पार्टी के जो 16 अरकान हैं सदारत के ओहदे पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि 19 बार अमेरिका की सदारत रिपब्लिकन्स के हिस्से में आई। और अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने बेहतरीन मुहिम चलाई, लोग अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनका ये कहना भी है कि अभी तक उनको एतमाद है कि जो वोटिंग हो रही है वो बिल्कुल शफाफ है, लेकिन इसमें अभी तक पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने हिमायतियों को इंगेज किए हुए हैं और इस बात का अंदेशा ज़रूर है। इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है मुख्तलिफ रियासतों में, ख़ासतौर पर DC में बहुत सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है और किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पहले इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज खास गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार फैज़ रहमान, इसके साथ साथ सीनियर तजज़ियाकार बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद हैं और नसीम सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे इनका तजज़िया जानते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, सबसे पहले फैज़ रहमान हम आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि आपसे गुफ्तगू हमारी इसी मौजू पे होती रही, इलेक्शंस के इंतखाबात पर। इंतखाबात एक बहुत के हामिल होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आमतौर पर अमरीकी शहरी बहुत काम एंड कूल दिखाई देता है। दीगर मुल्कों में जब भी इंतखाबात होते हैं बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बहुत शोर शराबा होता है। आप देखते हैं ये ट्रेंड जो अमरीका में है, जहां पर पहले तो अर्ली वोटिंग हम देखते हैं और पोस्टल बैलेट के जरिए वो वोटिंग की जाती है, और फिर जब अब वो वोट करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर बहुत काम एंड कूल शहरी दिखाई देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलिया हिना। और अगेन मैं दोबारा मेरा मशवरा आपके नाज़रीन को यही है कि स्मॉग से बचें, घर में बैठें और आप दोनों का ये मकबूल प्रोग्राम पूरी तरह से बड़ी तवज्जो के साथ सुनते रहें, स्पेशली जब मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको एक मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। इट्स जस्ट अ शेमलेस प्लग इन फॉर मी। अच्छा, अब देखिए, जो आपका सवाल है कि यहाँ के वोटर्स क्यों काम हैं या यहाँ पर इतना सुकून क्यों नज़र आता है, तो इसकी एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो वेस्ट में, खुसूसन मगरबी ममालिक में, आपको नज़र ये आता है कि लोगों में मतलब चूँकि वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मालूम है कि सबके वोट्स काउंट हो,
एक बड़े पैमाने पर एक सिस्टम पर एतमाद भी है। कहीं कहीं छोटी मोटी बेकायदियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन एक ओवरऑल एक ये चीज़ तय है कि हाँ, इस सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई मरा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से एक आपको यहाँ सुकून नज़र आता है। और ये जो सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया वाशिंगटन में, तो गालिबन आप ही के प्रोग्राम पे इससे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए जो 2020 में जिस तरह से ट्रंप के चाहने वालों ने, यानी 2021 में एक्चुअली 6 जनवरी 21 को जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जो कैपिटल हिल पे यहाँ से चंद ही मील दूर जो कुछ हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो लोग उनमें उस वाक़े में इन्वॉल्व थे और जो पकड़े गए, जिनकी शिनाख्त हो पाई, उन सब को पकड़कर मुकदमे चलाए गए और बहुत ही तेजी से उनको सजाएं दी गई और बाज़ लोगों को 25-25 साल के लिए अंदर किया गया। तो बेसिकली उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। तो एक बहुत बड़ा एक डेटरेंट इस्टेब्लिश किया गया कि किसी भी पॉलिटिकल वायलेंस को नहीं माना जाएगा। और नंबर 2, फिर ये एक ज़ाहिर है कि वो जो एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत उन्होंने एक प्रिवेंटिव मेजर्स ये लिए हैं कि जो वाइट हाउस है या जो कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है उसके गिर्द फेंस लगा दी है, ताकि अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए या किसी के ऐसे कोई मंसूबे हैं तो लोग उसको वो कामयाबी हासिल ना कर सकें। तो ये एक इसकी वन रीज़न है जो आपको नज़र आती है। जी ठीक है जी। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब भी साथ ही मौजूद है। नसीम सिद्दीकी साहब, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? पोल्स भी यही बता रहे थे कि भाई बहुत कांटेदार मुकाबला है और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि कांटेदार मुकाबला है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? पहले तो मुझे जब आपने इंट्रो दिया और गुड मॉर्निंग कहा तो मेरी तो यहाँ नींद से आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं। अकेले के नहीं, आप तीनों की यही हालत होगी, हम समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा ना कांटेदार मुकाबला, मैंने जितने दिनों से यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैंने एक्सप्रेस जो पीपल्स दिए, मैंने ये कहा था कि कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जो यहाँ ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है, मुझे यहाँ पे जितने पोल्स थे या मेरी जिन लोगों से बात हुई, मुझे डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही आगे नजर आ रहे थे। और मुझे उनकी जीत का काफी हद तक यकीन था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले अपने कैंपेन का आगाज कर दिया था। डेमोक्रेट्स पहले जो बाइडेन को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाना चाह रहे थे, उसके बाद कैमला हैरिस को लेके आए, और फिर जो खासतौर पर फलस्तीन की गजा की जंग है, जो मिडल ईस्ट में इस वक्त अनरेस्ट है, उसकी वजह से भी डेमोक्रेट्स को एक तो मुसलमान या मिडल ईस्ट वाले जो लोग हैं यहाँ पे वो भी नहीं पसंद करते, और जो एक नरम दिल रखने वाले या ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी बड़े परेशान थे कि जिस तरह की गजा से फुटेजेस आ रही थी बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की। तो अभी भी आपने देखा कि थ्रू आउट जो है जब रिजल्ट आना शुरू हुए, गो के अभी भी तकरीबन कैलिफोर्निया वाले इलाके में आधा घंटा बाकी है पोलिंग खत्म होने में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो 2 टाइम जोन आ जाते हैं। तो ईस्टर्न साइड पे तो खत्म हो गया था, लेकिन नॉर्थ वाली साइड पे अभी भी जो है वो मामला तो वोटिंग चल रही। लेकिन जो पहला रिजल्ट ही आना शुरू हुआ, वहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने लीड ली और इलेक्टोरल कॉलेजेस में आप देखते रहे कि उनके मुसलसल वोट बढ़ते गए और इस वक्त तकरीबन वो 211 तक पहुंच गए। और बाकी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन में भी वो इस वक्त लीड ले रहे हैं कमला हैरिस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो बड़े आराम से 270 क्रॉस करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बताते चलूं कि सेनेट के भी जो इलेक्शन हो रहे थे, सेनेट में भी तकरीबन आपको 51 वोट चाहिए होते हैं, और जो रिपब्लिकन है अभी तक वो 48 सेनेट की सीट्स भी ले चुके हैं, जबकि जो डेमोक्रेट्स है, कमला हैरिस की पार्टी है, उनके पास 34 के करीब है। तो मेरे ख्याल से बड़े मार्जिन के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। हाँ, और अभी कुछ देर में आप कह चुके हैं कि 279 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी, मैं तो तकरीबन अभी इतना ही मेरा अंदाजा, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैं इतने दिनों से यहाँ बैठ के सारे मामला देख रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो 270 से ज्यादा, मतलब 279 के करीब वो ले जाएंगे और वो नेक्स्ट अमेरिकी सदर बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी रिजल्ट देखना पड़ेगा है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नसीम साहब कमला तो बहुत देर के बाद मैदान में उतरी है, उसके बावजूद इतना मैदान कवर कर लेना भी बहुत बड़ी लीड थी। और कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ साइलेंट सपोर्ट कमला के साथ इस वक्त भी है, जिसकी वजह से वो इस कांटेदार मुकाबले में एक बहुत मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के। बिलाल, आप बताइएगा, जैसे कि नसीम साहब ने कहा कि 1 साल पहले से तैयारी कर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 1 साल पहले अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पे तो केसेस चल रहे थे,
स्टोर्मी डैनियल का केस था, जिसके ऊपर अदालतों की तरफ से इन पर जो है फैसले इनके खिलाफ आते रहे हैं, और उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अब जो फैसला आ गया है और पूरी जूरी ने इनके खिलाफ फैसला दिया है, तमाम नकात पर इनके खिलाफ फैसला दिया है, तो शायद इनके सपोर्टर्स इस बात को देखेंगे और अपनी राय तब्दील कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, आपने जैसे शुरू किया ये प्रोग्राम का आगाज जिस तरह लाहौर की स्मॉग के बारे में बात करते हुए, तो लाहौर में शायद अभी फॉग हो, लेकिन अमेरिका में जो एक धुंध थी पिछले कुछ दिनों से कि इलेक्शन के नतायज हमें पता नहीं चल रहे या पोल्स बहुत क्लोज है, वो धुंध अब मेल्ट अवे हो रही है। अब एक क्लियर रियलिटी जो नसीम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करी कि जो लोग इधर ऑन ग्राउंड थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो चीजों को क्लोजली वॉच कर रहे थे, वो देख पा रहे थे कि इधर हो क्या रहा है। और आपने एक साल पहले की भी एग्जांपल दी कि तब ट्रम्प के खिलाफ केसेस हो रहे थे, तो एक्चुअली उन केसेस का जो रिजल्ट था वो ऑपोजिट था फ्रॉम व्हाट द डेमोक्रेट्स वर थिंकिंग, कि उन्होंने एक्चुअली ट्रम्प के सपोर्टर्स को एनर्जाइज किया, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के खिलाफ केसेस हों तो वो एक्चुअली उल्टा इफेक्ट भी कभी कभार पड़ जाता है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी रिसेंट इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि उल्टा एक इफेक्ट पड़ा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्शंस जो थे वो आपने वो बाइडेन और कमाला की भी बात की कि कमाला ने जो है वो बहुत कम टाइम में आके गेम संभाली है। मैं इससे एक्चुअली इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि जहां तक अमेरिकन इलेक्टोरेट का वोट है वो वैसे का वैसे ही डिवाइडेड था ओवर द लास्ट 1 ईयर। मार्जिन्स के ऊपर जो है वो ऊपर और नीचे जाता था, लेकिन एज ए ट्रेंड लाइन ये मुल्क उतना ही डिवाइडेड था एक साल पहले जितना वो आज है और जितना वो कल होगा इस इलेक्शन रिजल्ट के बावजूद। चाहे जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए, जो सबसे एक डेंजरस बात है अमेरिका के लिए और बाय एक्सटेंशन दुनिया के लिए, वो ये है कि अमेरिका जो है वो अभी एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी है। और लग रहा है कि अगर ट्रम्प साहब जीतेंगे तो जो सबसे जरूरी चीज होगी कि उनका टोन क्या हो गया। क्या वो कहेंगे कि मैं पूरे अमेरिका का सदर हूं, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो। ये तो डेमोक्रेट्स का मोटो है। डेमोक्रेट्स अमूमन बिलाल इस हवाले से अक्सर बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैं पूरे अमेरिका, वो कहते हैं मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। यही अभी देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंगली जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने ये चीज कही थी कि मैं एक्चुअली पूरे अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, चाहे आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो। तब उन्होंने एक कंसिलेटरी टोन दी थी। तो अब देखना है कि इस बार, क्योंकि तब सबको आई थिंक तब ट्रम्प खुद भी शॉक में थे कि वो जीत गए, लेकिन इस बार क्योंकि ये दूसरी बार उनकी जीत होगी, तो इस बार ट्रम्प को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था जी। जो अमेरिका है वो अब बदल चुका है। अब चाहे वो ग्रेट है या नहीं है वो आपकी लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज अ न्यू अमेरिका एंड इट इज द डॉन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टुमारो मॉर्निंग। बिल्कुल बिलाल, हम देख रहे हैं डॉन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात का काफ़ी असर होता है पूरी दुनिया पर। और आपने शौक की बात की कि पहली बार जब वो जीते हिलरी क्लिंटन से तो भी शौक था उनके लिए, और दूसरी बार जब वो हारे जो बाइडेन से तो भी उनके लिए शौक था। तो फैज साहब आप बताइएगा, कुछ अपसेट आप इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि अभी भी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है बहुत सी रियासतों में, खासतौर पर कैलिफोर्निया में जहां पर 54 इलेक्टोरल वोट हैं, वो डेमोक्रेट रियासत है, वहां से भी बहुत सारे अभी इलेक्टोरल वोट की गिनती, वोटिंग हो रही है, वहां से गिनती मुकम्मल कह रहे हैं कि हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ सबकत ले जाएंगे? अभी वहाँ पे वोटिंग चल रही है, अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई कैलिफोर्निया में। काफी हद तक उसके इलेक्टोरल वोट्स के फैसले हो चुके हैं। ऑल आउट कर दिया है कैलिफोर्निया को कि वो उसमें उनके कैंप में है, उनके कॉलम में दे दी गई। देखिए इस वक्त जो अली बात, इस वक्त जो बोर्ड है, अगर आप देखें पूरे नक्शे को स्टेट्स के, तो एग्जैक्टली वही चीज है कि जो तमाम ब्लू स्टेट्स जो पहले दी गई थी पोल्स में वो इस वक्त उनके पास हैं, और जो रेड स्टेट्स हैं वो तमाम रेड स्टेट्स जो कि उनको जाना चाहिए थी अपने ट्रम्प साहब को, वो उनको मिल चुकी हैं। अब फैसला इस वक्त जो है, जो सिर्फ वो जो 9 स्विंग स्टेट्स हैं उसी पर अटका हुआ है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर अब देखिए 11:15 हो चुके हैं ईस्ट कोस्ट पर, और जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सन, इवन मिनेसोटा, मेन, ये वो स्टेट्स हैं, न्यू हैम्पशायर, इन तमाम स्टेट्स के अब तक रिजल्ट्स नहीं आए, जो कि काफ़ी लेट हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो 1-2 बातें मैं आपको बताऊं कि बहुत अहम है। यानी अब तक बोर्ड के लिहाज से तो लग ये रहा है कि
कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा डीप में जाएं, जैसे अब नॉर्थ कैरोलिना को अगर आप देखें तो वो तमाम स्विंग स्टेट्स, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, नेवाडा, इन तमाम स्टेट्स में ट्रम्प को स्लाइट लीड हासिल है। बहुत ओवरवेलमिंग लीड नहीं है, लेकिन स्लाइट लीड हासिल है। और अगर यही लीड उनकी कंसिस्टेंटली बढ़ती रही या कायम रही तो वो मुझे लगता है कि तमाम 9 की 9 स्टेट्स भी जीत जाएंगे। अगर वही तमाम 9 स्टेट्स जीत जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उनके लिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। यानी न सिर्फ ये कि 270 तो खैर बहुत दूर की बात है, he will be at 216 plus 93, आप लगा लीजिए क्या है, तकरीबन 313 या 300 से ऊपर का नंबर आता है। तो अगर ये स्टेट्स जो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, देखिए जॉर्जिया इस वक्त तकरीबन 90% वोट्स काउंट हो चुके हैं और इस वक्त 51% से डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 88 ऑलमोस्ट 89% वो वोट्स आ चुके हैं और 51% इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अब सिर्फ होगा ये कि अब वो जो CNN के एक साहब हैं जॉन किंग, वो हर काउंटी हर शहर में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। एक वर्जीनिया में, चूंकि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, मैं वर्जीनिया के बारे में कह सकता हूँ। देखिए इस वक्त जैसे अभी भी बहुत कांटे का मुकाबला है। 76% हो चुके हैं वोट काउंट और ये एक ब्लू, इट्स सपोजिटली अ ब्लू स्टेट, और वहां पर ओनली 50% इस वक्त कामला हारिस के और 48.3 हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के। अच्छा, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा इस मिसाल के तौर पे आपको मैं पेश कर रहा हूँ ये स्टेट, अगर आप इसमें ये जो वोट्स काउंट हुए हैं 76%, ये अक्सर वोट्स वो हैं जो कि सदर्न रिचमंड, जहाँ के रूरल आबादियां ज्यादा हैं, जहाँ वाइट पॉपुलेशन ज्यादा है, जो और थोड़ी सी जहाँ तालीम कम है और वर्किंग क्लास यहाँ रहती है, जो वो एरिया जो नॉर्दर्न वर्जीनिया कहलाता है और जो वॉशिंगटन से करीब है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ ज़्यादातर जो है वो एक तो इनकम लेवल बहुत हाई है, एजुकेशन ऑलमोस्ट जो कॉलेज डिग्रीज का 90% से ज़्यादा लोग यहाँ कॉलेज डिग्री रखते हैं। तो ये तमाम वोटर्स वो हैं जो डेमोक्रेटिक वोटर्स कहलाते हैं। तो अगर ये फेयरफैक्स काउंटी को के वोट्स काउंट कर लिए गए हैं तो डेफिनेटली ये एक बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री होगी वर्जीनिया में इनके लिए। तो ये एक कुछ अहम चीजें हैं अगर आप बोर्ड पे देखें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में है, और उसकी एक और भी वजह बताऊं आपको। खुद इवन वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो कि हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी का अखबार रहा है, यानी लेफ्ट लीनिंग अखबार, उसने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त he is slightly favored to win in the electoral college, लेकिन अभी भी तो वो कहते हैं कि हारिस के पास चांस है कि वो विन कर सकती हैं, लेकिन जो स्लाइटली जो वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत इस जो पल्लड़ा हमारे ट्रंप साहब का। सही है, सही है। अच्छा बिलाल, पॉपुलर वोट डिसाइड करेगा या फिर इलेक्टोरल वोट? क्योंकि हमने देखा था कि हिलरी क्लिंटन के टाइम पर भी पॉपुलर वोट जो था उनके पास ज्यादा था, लेकिन स्टिल वो हार गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं, अभी तक जो है इलेक्टोरल वोट, इवन द न्यूयॉर्क टाइम्स इज रिपोर्टिंग, जो एक लिबरल पेपर है, कि ट्रंप साहब जो हैं वो इजीली जीत जाएंगे। अभी मैं देख रहा था ओवर 70% पे आ गया है। एक्चुअली 90% चांस ऑफ विक्ट्री न्यूयॉर्क टाइम्स इज रिपोर्टिंग, मतलब दिस इज लाइव एंड ब्रेकिंग न्यूज। बट जो पॉपुलर वोट है उसको भी अब न्यूयॉर्क टाइम्स इज बिगिनिंग टू फोरकास्ट कि शायद ट्रंप जो हैं वो करीब आए। नसीम साहब इसको बेहतर वेरीफाई कर पाएंगे, लेकिन इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेक टू नेक इवन ऑन द पॉपुलर वोट। लेकिन जो अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज की बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रंप स्विंग स्टेट्स को भी स्वीप कर रहे हैं तो लग रहा है कि वो शायद पॉपुलर वोट में भी। मैं आपको एक थोड़ी सी, सॉरी टू इंटरप्ट बिलाल, मैं भी एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को ये दे दूं कि नॉर्थ कैरोलिना जो कि फर्स्ट ऑफ द 7 स्विंग स्टेट्स, उसको कॉल आउट कर लिया गया है, वो ट्रंप साहब जीत चुके हैं। तो एक जो ऑफिशियल जो रिजल्ट है उन 7 स्टेट्स में से कम एक स्टेट जो है वो नॉर्थ कैरोलिना, वो इस वक्त ट्रंप को मिल चुकी है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ ब्रेकिंग न्यूज, नॉट द अदर न्यूज। ये थैंक यू वेरी मच। बहुत फैज साहब, ये शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक डेवलपमेंट है, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद डेमोक्रेट्स के हक में जाएगी, लेकिन ट्रंप ये सिक्योर करने में भी कामयाब रहे हैं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया 19 वहाँ पर इलेक्टोरल वोट हैं, बहुत अहम इस वक्त रियासत है जिसकी तरफ सबका फोकस है। नसीम साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है पेंसिल्वेनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
देखिए नॉर्थ कैरोलिना में भी जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो उसमें कैमला हैरिस जो है वो बिल्कुल। लीड कर रही थी, लेकिन जब जो वोटिंग बढ़ती गई वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पीछे छोड़ा। इसी तरह पेंसिल्वेनिया में भी जो है वो पहले कैमला हैरिस आगे थी, लेकिन इस वक्त ट्रंप उनको लीड कर रहे आगे हैं। और मिशिगन में भी यही सूरत हाल है, एरिजोना में भी यही सूरत हाल है। और मैं आपको ये बता दूं कि मिशिगन स्टेट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक जो भी अमेरिकी इंतखाबात हुए उसमें जो भी सदर बना है वो मिशिगन जीता है। जी। जिस तरह हिलरी क्लिंटन भी जब बड़ी पॉपुलर थी और वो लग रहा था कि जीत जाएंगी, लेकिन वो मिशिगन 14,000 वोटों से हार गई थी, तो फिर वो सदारती इंतखाबात भी हार गई थी। और हमारी एक पाकिस्तानी निजाद कंटेस्टेंट वहां पर मौजूद है। उस लिहाज से ट्रंप जो है वो पॉपुलर वोट भी उनके ज्यादा है और इलेक्टोरल वोट्स में भी वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी कुछ देर में, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है कि वो 270 क्रॉस कर जाएंगे। तो दोनों पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट्स बनता तो प्रेसिडेंट इलेक्टोरल वोट्स पे ही बनता है। जिसके पास 270 इलेक्टोरल वोट्स होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनेगा। और मेरे ख्याल से ट्रंप साहब जो है व्हाइट हाउस की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि इनके तो इट्स गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड फॉर हिम। और also दिखाई तो ये भी, बल्कि इस वक्त एक और भी बहुत जो अहम बात है, और हमारे अहबाब मीडिया पे ये बात करते आए हैं कि वो एक एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और एक अथॉरिटेरियन एक प्रेसिडेंट होंगे। तो इस वक्त हालत ये है कि वो सेनेट भी कंट्रोल कर, सेनेट बिल्कुल हाउस तो ऑलरेडी 48 के करीब इनके पास जी हाँ, इन लोगों के पास है। सेनेट भी अब रिपब्लिकन्स कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि रिपब्लिकन पार्टी अगले साल जनवरी से उनके पास न सिर्फ ये कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सेनेट और व्हाइट हाउस भी होगा। और इसका मतलब ये होगा बहुत कि हर मजबूत किस्म तरीके से आएंगे, कानून साजी किए जा कर सकते हैं, वो कोई भी बिल्स ला सकते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये अगले 4 साल ये जो शख्सियत होंगी हमारे डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो खैर बाय नेचर एक बहुत ही एक मजबूत और अथॉरिटेरियन शख्सियत है। तो आप ये देखेंगे कि वो आपको एक चीज इसमें नजर आएगी, पोजीशन में होंगे। सही है। अच्छा बिलाल, एक तो ये कि हम बात कर रहे थे पहले, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। और नॉर्थ कैरोलिना का जिस तरीके से भी फैसला आपने शेयर किया, उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त चीज है ये कि वहां से डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिल गई है। हाउ डू यू सी इट? देखें, वो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो अभी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि देखिए, पहली बार ट्रंप जीते तो सब शॉक में थे, ट्रंप साहब खुद शॉक में थे। इस बार ये डिटर्मिनेशन हो गई कि ये एक फ्लूक नहीं था, ये चांस, ये एक्सीडेंट नहीं था जब ट्रंप पहली बार इलेक्ट हुए थे। देखिए, ये अमेरिका की एक सोल के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं है। ये सवाल है कि अमेरिका है कौन। और देखें, वैसे तो प्रेसिडेंट्स की पॉलिसीज अमेरिका में मोर और लेस जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं सेम ही रहती हैं, कोई इतना ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं आता पॉलिटिकल पार्टीज में और ओवरऑल चेंज में। लेकिन जो ट्रंप साहब की एक खासियत है कि वो एक ऐसा आईना है अमेरिकन सोसाइटी के लिए जिससे आप छुप नहीं सकते। मतलब बाकी पार्टीज या बाकी लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि ठीक है हम करते कुछ हैं लेकिन हम बनते कुछ हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो करते हैं वही कहते हैं और वही होते हैं। तो ये एक अमेरिकन एक ऑरा था, एक अमेरिका का एक पर्सपेक्टिव था ग्लोबली कि हम ये हैं, हम इन चीजों में बिलीव करते हैं। ट्रंप उस चीज को एक फंडामेंटली चैलेंज करते हैं। तो ये एक, और अब क्योंकि वो वापस अगर ये स्वीप करते हैं और वोट करके आते हैं तो नॉट ओनली विल ट्रंप बी वेरी पावरफुल, और जो वो करना चाहेंगे और जो अमेरिका के इंस्टिंक्ट्स हैं वो उसको इनेबल करेंगे। वो एक बहुत ही एक डेंजरस भी बात है और इंटरेस्टिंग भी बात है कि वो किस तरीके से करेंगे। और फिर जो दुनिया के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा और जो एक डिबेट है कि क्या वो वॉर्स खत्म कर पाएंगे या किस तरीके से दुनिया बेहतर प्लेस होगी या नहीं होगी, ये अब सारे सवाल है। पाकिस्तान में भी एक बहुत लाइव सवाल है, उन पर भी बात करेंगे। इस वक्त आप तीनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद आकर इस पर होगी। और जो स्पेशल फोकस होगा वो यही जो स्विंग स्टेट्स थी उनमें मौजूद जो मुस्लिम वोटर्स थे उनका क्या किरदार रहा है, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सो जी, हम खुसूसी तौर पर आज एक्सप्रेसो में बात कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की और मुख्तलिफ रियासतों से क्योंकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम मेन रोल पर बात कर रहे हैं, स्विंग स्टेट्स के, मुस्लिम वोटर्स के रोल पर, और ओवरऑल सिचुएशन क्या रही, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इस पर इस घंटे में हमें कामरान यूसुफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। सबसे पहले तो आप बताएं कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या रियलिटी है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं?
बिल्कुल, आई थिंक जो अभी तक के नतायज हैं उसमें बिल्कुल लग तो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगले सदर बनने जा रहे हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली जब तक हतमी रिजल्ट आ नहीं जाते कह नहीं सकते आप कुछ भी, क्योंकि अब आप ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे होंगे कि अमेरिका के इंतखाबात जो होते हैं वो 50 रियासतें वैसे तो डिटर्मन करती हैं कि कौन अगला प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्चुअल जो हतमी फैसला है वो 7 जो स्विंग स्टेट जिसे कहते हैं उस पर बात आके रुकती है। और अभी तक के जो मैं नतायज देख रहा हूँ उन 7 स्विंग स्टेट्स में से कम जो 5 रियासतें हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। और जो सबसे अहम रियासत जो आमतौर पर तारीखी तौर पर कहा जाता है कि जो पेंसिल्वेनिया से जीतता है वो आमतौर पर सदर बनता है अमेरिका का, तो पेंसिल्वेनिया में भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लीड हासिल है। सिर्फ मिशिगन के अंदर जो अभी तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें जो कामला हारिस हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं, लेकिन अगर आप 2020 के नतायज देखें जब जो बाइडन बने थे तो उन्होंने बेशतर जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें 7 में से 6 जो रियासतें थी उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस वक्त जो कामला हारिस हैं वो डेफिनेटली उनको काफ़ी ग्राउंड कवर करना है अगर वो बनना चाहती हैं। मैं जो इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, उसको मॉनिटर कर रहा था तो वहाँ पर जो उनके कमेंटेटर्स हैं, जो डेमोक्रेट्स के लोग हैं, तो एक उनमें मायूसी अब आना नजर शुरू हो गई है। थोड़ा सा वो कंसर्न लग रहे हैं कि जो ट्रेंड शो कर रहे हैं लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता रोकना जो है वो इस वक्त बज़ाहिर मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल कामल साहब, आप इस वक्त कड़ी नजर रखे हुए हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, रियासतें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो तो इस वक्त दिखाई दे रही हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जा रही हैं। आपने मिशिगन का जिक्र किया, लेकिन हम देखते हैं नॉर्थ कैरोलिना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हक में उन्होंने वोट कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या किरदार है इसमें मुस्लिम वोटर्स का? क्या मुस्लिम वोटर्स आपको दिखाई दिए कि उतने मुतहरिक थे जितना कि कहा जा रहा था कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जो भी सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ता में शायद ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी? देखिए, इन 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं इसमें एक जो रियासत है मिशिगन, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और अरब अमेरिकन बहुत ज्यादा हैं जी। और इसके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली डिटरमिन करेगा कि जो कुछ मिडिल ईस्ट और इसराइल के हवाले से जो बाइडन की या डेमोक्रेट्स की पॉलिसी रही है, तो क्या वोट वो ट्रंप को देंगे या कामला हारिस को देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक के जो नतायज हैं उस मिशिगन में कामला हारिस को जो है वो जो कहा जा रहा है सबकत ले जा रही है। इट अपीयर्स के शायद जो मुस्लिम अमेरिकन खास करके अरब अमेरिकन वोटर्स हैं उनके ख्याल में जो कामला हारिस हैं प्रोबेबली उनको लगता है कि जब आप फलस्तीन के इशू की बात करें तो शायद उनकी पॉलिसी ट्रंप के मुकाबले में बेहतर। और आखिरी दिनों में अगर आपने देखा हो तो कामला हैरिस को इस बात का पता था मिशिगन में जाकर, बिल्कुल उन्होंने क्रिटिकल वॉइस भी इसराइल को क्रिटिसाइज भी किया ताकि जो अरब और यही बात की उनको जो है ना अपनी तरफ खींचा। उन्होंने जंगबंदी की बात की, उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगी कि वहां पर जंगबंदी हो जाए। जी बिल्कुल, और लगता है कि उनकी वो जो स्ट्रेटजी थी किसी हद तक वो कामयाब रही है। बट ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर आप बाकी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें देखें तो शायद वो अपना जो मैसेज है ओवरऑल वो लोगों को कन्वे करने में नाकाम रही हैं। इंटरेस्टिंगली हालांकि 2 बड़े इश्यूज, क्योंकि जब ये इलेक्शन होते हैं तो साथ साथ दूसरे सवालात भी पूछे जाते हैं इन इलेक्शंस के अंदर। तो जो मईशत है अगेन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, तो अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोगों को शौक है अमेरिका जाने का कि वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ बिग इशू। और फिर जो उनका जमहूरियत का फ्यूचर है, जो हेल्थ है डेमोक्रेसी की, उसके बारे में भी उनको वहाँ पे कंसर्न। बिल्कुल सही है। कामरान आप साथ ही मौजूद रहिए, फैज़ रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल लखानी भी हैं और नसीम सदीकी साहब भी मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, कामरान ने भी बात की कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि अभी तक के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 216 ट्रंप के पास इलेक्टोरल वोट्स हैं और 193 जो कमला देवी हैरिस हैं उनके पास हैं। सिचुएशन बज़ाहिर तो लग रही है क्लीन स्वीप वाली, जिस तरीके से आपने पहले भी बात की। नॉर्थ कैरोलिना का बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसमें मिशिगन के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि अरब मुस्लिम वोटर वहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ पर बज़ाहिर अभी तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि कमला हैरिस जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मिशिगन जो स्टेट है जब इसका अनाउंस होगा रिजल्ट, और उसके अलावा जो दीगर स्विंग स्टेट्स हैं उनके रोल पे? जी देखिए है ना, मेरे तो ख्याल ये है कि इवन मिशिगन भी वो शी इज़ अबाउट टू लूज। अभी तक वो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, और वर्जीनिया भी अब तक कॉल आउट नहीं हुई है।
और जो एक प्रोजेक्टेड जो पोल्स के मुताबिक बेस्ड ऑन द पोल्स जो कि प्रोजेक्शंस थी ट्रम्प के लिए कि वो 219 वोट्स पर हैं, वो ऑलरेडी उसको सरपास कर चुके हैं। राइट नाउ ही हैज 230 इलेक्टोरल वोट्स। तो और अच्छा, फिर अभी जो जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ विस्कॉन्सिन जो स्टेट है, जो कि अगेन एक बैटल ग्राउंड स्टेट समझी जाती थी, स्विंग स्टेट्स, उसको भी इस वक्त कॉल आउट कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स भी, और एक्चुअली वॉल स्ट्रीट जर्नल, कि वो भी उनको मिल चुकी है। तो लगता यह है कि कमला हैरिस की इस वक्त जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मतलब शी इज वेरी अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू बाइडन। और ये जो स्पेशली जो मिशिगन का जो मामला है, अगर वो हारती हैं तो ये डेमोक्रेट्स के मुंह पर, एक्चुअली मैं आई एम यूजिंग दिस लिटिल हार्ड लैंग्वेज, एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि वहाँ उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो हमेशा जीतते आए हैं, मुसलमानों को, अरबों को। वहाँ अरब जो हैं उनमें 50% क्रिश्चियन अरब्स हैं, वो भी इनको डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। तो एक बड़ी शर्मनाक सी सिचुएशन बनी है इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं, और लूज करते नजर आ रहे हैं, तो होगा ये कि आप ये देखिए कि सिर्फ इसका मतलब ये है कि बाइडन सिर्फ एक ट्रम्प के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया था, और बड़े ही अजीब अंदाज से ये नॉमिनेट हुई थी मोहतरमा, बगैर कोई प्राइमरीज लड़े हुए और बगैर किसी कोशिश की, इनको डायरेक्ट लाके बिठा दिया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी में, और पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उनको सपोर्ट किया था। तो ये एक इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो वोटर्स ने एक बहुत बड़ा एक अदम एतमाद पूरी पार्टी पर और उनके प्रोसेस पर और उनकी जो पॉलिसीज पर। अच्छा, अब इसका फायदा ये होगा अली कि अगर आप मुझे कुछ थोड़ी सी सेकंड्स और दें, तो देखिए इसका फायदा ये होगा कि अब ये जो परसेप्शन बन गया है, बहुत अच्छी बात हुई है मुस्लिम वोटर्स के लिए, पाकिस्तानी वोटर्स के लिए। पाकिस्तानियों ने बड़ी ट्रम्प के लिए कोशिश की, हालांकि मैं नहीं समझता कि उनके वोट से बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ परसेप्शन। अगर ये परसेप्शन अब अगर कंसोलिडेट हो गया, तो ट्रम्प को एक एहसास होगा कि ये वोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये कम्युनिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, लिहाजा अब उनकी पोजीशन में भी एतदाल आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में आप, हालांकि मैं खुद इसके बरखिलाफ बात करता रहा हूँ कि अगर ट्रम्प जीतते हैं और अगर मुस्लिम वोटर्स की उनके जहन में ये है, और उनके पास नंबर्स होंगे जरूर, उनके पास पूरा एक डेटा होगा, उनको मालूम होगा कि ये वोटर्स मेरे काम आए हैं, तो आप उनकी पॉलिसीज में मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के हवाले से, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के हवाले से थोड़ा सा एतदाल देखेंगे। तो हो सकता है कि मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसमें अल्लाह ताला की फैज़ साहब, हम एतदाल तो देख ही रहे हैं। हमने देखा जब पहली सदारती मुबाहिसा हुआ था पहला, तब भी हमने एतदाल देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेसिव बिहेवियर था, जो जारहाना रवैया वो हमेशा इख्तियार करते थे, उसमें काफ़ी तब्दीली थी, और अब भी बहुत मोहतात तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ एक गार्बेज वाली स्टेटमेंट जो है वो शायद जारहाना थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा वो तो हमारे बाइडन साहब ने दी थी, जी, जो बाइडन ने दी थी कि उनकी हिमायती, जी उसके बाद वो गार्बेज ट्रक ड्राइव करते हुए भी हमें दिखाई दिए। जी हाँ, बड़ी बेवकूफियां और हिमाकतें की हैं डेमोक्रेट्स ने, और इनको अच्छा सबक मिल रहा है। और ये अच्छी बात यह है, कम से कम इसमें एक सोलेस ये है कि ट्रम्प सिर्फ अगले 4 साल के लिए सदर होंगे। बिल्कुल, तो यही बात मैं कर रहा था कि सारे जो हम देख रहे हैं, सारे जो ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, उसमें सिर्फ वो गार्बेज वाली बात ही थी जो काफ़ी जारहाना सुनाई दी। लेकिन चले हम देखते हैं कि इनका जो मुस्लिम वोटर्स का वो 1.34 आबादी का हिस्सा है, वो 1.34% है, लेकिन इसके बावजूद स्विंग स्टेट्स में उनका एक खास किरदार था, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था कि वो शायद शिरकत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों कैंडिडेट से मायूस नजर आ रहे थे। और हमने देखा कि सलमान भोजानी, जो कि टेक्सास से जीत गए हैं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, वो इस वक्त जीत चुके हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्सास में तकरीबन 2 लाख के करीब वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें से 80,000 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 26,000 ने उनके लिए वोट किया है। इससे अंदाजा करें कि किस तरह से मुस्लिम वोटर्स शिरकत कर रहे हैं इस इलेक्शन में। ब्रेक के बाद आएंगे, इसका भी जिक्र करेंगे। एक
एक बार फिर से खुशामदीद। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं नसीम सदीकी साहब। मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमें पता है कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वहाँ से रिजल्ट्स आना शुरू भी हो गए हैं और कईयों में अभी पोलिंग भी जारी है। अलास्का में शायद 11 बजे तक पोलिंग का वक्त है और उसके बाद फिर जो है वो नताइज आने का सिलसिला वहाँ से शुरू होगा। क्या एक्सपेक्ट करें 2024 की जो अमरीकी सदारती इंतखाबात है, इनके नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे? और अगर हम 2020 की बात करें तो नताइज का ऐलान कुछ लेट हुआ था क्योंकि 3 नवंबर को इंतखाबात हुए थे, तो 7 तक जाके अनाउंस हुआ था बाइडन की जीत के हवाले से। तो इस बार की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, वो कभी कभार तो ऐसे होता है कि आरटीएस बैठ जाता है, लेकिन हमेशा आरटीएस शायद नहीं बैठता। अभी आपने देखा नताइज तो आना शुरू हो गया, 50% से ज्यादा नताइज इस वक्त आ चुके हैं और जो स्विंग स्टेट्स है वो भी काफी हद तक उनका जो अपना रिजल्ट है कंपाइल हो गया और कुछ देर में वो भी आ जाएगा। तो बाकी जब वहां पे वोटिंग खत्म हो जाएगी कैलिफोर्निया वाले साइड पे, तो फिर लाजमी बात उसमें भी 2-4 घंटे उसमें लगेगा। तो मुझे लगता है कि कल दोपहर से पहले जो है वो तमाम नताइज मुकम्मल हो जाएंगे। और अभी कुछ देर में अगर ये स्विंग स्टेट्स के सारे रिजल्ट आ गए तो उसमें तो क्लियर कट पता भी चल जाएगा। 270 अगर क्रॉस कर गए ट्रम्प तो फिर तो उनकी जीत का ऐलान हो जाएगा और बाकी रिजल्ट जो आते रहेंगे। और उसके बाद सरकारी जो ऐलान होता है वो डेफिनेटली जब तमाम रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त किया जाएगा। और अभी स्विंग स्टेट्स की बात हो रही थी तो आप देख लें कि मिशिगन हो या पेंसिल्वेनिया है या एरिजोना है, तमाम में जो है वो ट्रम्प लीड कर रहे हैं और जो रिजल्ट कंपाइल होता चला जा रहा है उनकी लीड बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई 1-1.5 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि ट्रम्प ने जो है 70 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और उनको अमेरिका का सदर मतलब अनऑफिशियली तो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जब हमारी जो दूसरी स्टेट्स हैं, अलास्का है, कैलिफोर्निया है, वहाँ पे जो ही अपना इलेक्शन वोटिंग खत्म होगी उसके बाद वहाँ से भी रिजल्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के जो नताइज हैं उसके हवाले से हमें आगाही तो मिल जाती है, लेकिन फैसला जब पूरी रियासत और पूरी 50 रियासतों का फैसला सामने आएगा तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। बिलाल, हम देख रहे हैं ट्रम्प जीत रहे हैं, तो क्या कामला अगर हारी इस सूरत हाल में तो सारा मलबा डेमोक्रेटिक पार्टी कामला पर नहीं डाल देगी? कोशिश तो बिल्कुल करेगी, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की भी गलती है क्योंकि जब इन्होंने माइनस जो बाइडेन फॉर्मूला शुरू किया था तो उन्होंने कमाला को टिपिकली एक प्राइमरी इलेक्शन के थ्रू आपका पार्टी का कैंडिडेट इलेक्ट होता है, लेकिन इस केस में कमाला जो है वो सेलेक्ट हुई थी, इलेक्ट नहीं हुई थी। और इस वजह से कमाला के पास एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नहीं था। लेकिन इससे भी जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने कोई अपने आप में और बाइडेन में कोई डिफरेंस दिखाने की कोशिश नहीं की। बहुत फेमसली उनसे पूछा भी गया कि क्या आप कुछ डिफरेंट करती हैं जो बाइडेन ने पिछले 4 साल में किया, और उनका ये जवाब था कि नहीं, मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज आती नहीं है कि मैं कोई चीज डिफरेंट करूं। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। और दूसरी चीज जहां उन्होंने मार बहुत खाई है वो गाजा और पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर है। उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं ड्रॉ कर पाई। तो जो डेमोक्रेटिक जो एक वोट था वो तो उनके पास रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी बेस को के ऊपर फोकस करने पे और उनको एनर्जाइज करने के बजाय उन्होंने सेंटर की तरफ आने की कोशिश की। लिज चेनी जो डिक चेनी की बेटी हैं, उनको जो एक रिपब्लिकन थे उनके साथ कैंपेन करने की कोशिश की कि वो हम अगर, क्योंकि ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो इंसान सेंटर कैप्चर कर लेता है वो सेंटर भी और अपनी साइड को पूरे को कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा फैसला होगा और मेरे हिसाब से ये ट्रम्प के जीतने से भी एक बड़ा आउटकम है, वो ये है कि अब अमेरिका का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है हम नहीं। बिलाल, वेरी वेल पुट। जारी बात है, हमें नजर आ रहा है वो डिवाइड बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। फैज साहब, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त अदम दिलचस्पी थी मुस्लिम वोटर्स की या फिर उन्होंने शिरकत की है? क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार थे उनका कुछ ना कुछ रिलेशन था। इस तरह के जो इश्यूज थे जो मुस्लिम्स के हक में नहीं थे। पहले हमने देखा मुस्लिम बैन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से था, दूसरी तरफ हम देखते हैं गजा की सूरत हाल जो कि डेमोक्रेट्स पार्टी की जानिब से थी, स्पेशली कामला की जानिब से नहीं। हमने देखा जो बाइडेन इंतजामिया ने वो इकदाम किए। तो आप देखते हैं कि दोनों जानिब कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको मद्देनजर रखते हुए शायद मुस्लिम वोटर्स उस तरह से बाहर नहीं निकले जिस तरह से निकलना चाहिए था।
नहीं, देखिए, आई थिंक सूरत हाल, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके थोड़ी सी बरक्स है कि इस वक्त मुस्लिम वोटर ज़्यादा एनर्जाइज्ड हुआ गाज़ा की सिचुएशन से, और उन्होंने न सिर्फ ये कि बहुत खुल के अपने जज्बात का इजहार किया। हर कन्वेंशन में जहाँ जहाँ कामला हैरिस तकरीर करने जाती थी वहाँ नारेबाजी होती थी। जो प्रो पैलेस्टीनियन जो वहाँ ऑडियंस होता था वो इनके खिलाफ नारे लगाता था। हाँ। और इस 2-4 दफ़ा उन्होंने बाकायदा उन लोगों को डांट के बिठाया भी, और वो भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इस वक्त जो मुसलमान वोटर और प्रो मुस्लिम वोटर्स, प्रो पैलेस्टीनियन वोटर्स, जिसमें जूस भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं और दूसरी कौमियतें भी शामिल हैं, वो सब एनर्जाइज थे। और उन्होंने न सिर्फ ये कि इनको वोट नहीं दिया, ट्रंप को वोट दिया, और उसमें से बहुत से लोगों ने जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट यानी ग्रीन पार्टी की जो इस वक्त नॉमिनेटेड जो थी कैंडिडेट जिल स्टाइन, बहुत मामूली से वोट लिए उन्होंने। अच्छा। मेरे ख्याल है 0.4% ऐसे इस तरह से। लेकिन जो भी वोट उनको पड़ा है थर्ड पार्टी कैंडिडेट को, वो भी एक्चुअली ट्रंप के लिए पड़ा है। वहाँ वो नेट लॉस है कामला हैरिस का। अच्छा, अब देखिए, बिलाल ने बहुत अच्छी बात की, और बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं कि जैसे अमीक तज्जिया कोट एंड कोट, तो उसमें जो एक अगर आप इस यहाँ ट्रेडिशंस देखें, हिस्ट्री देखें अमेरिका की, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लेफ्ट की पार्टी है। लिबरल, उसको लिबरल कॉजेज, अब तो बिल्कुल खुल के कहा जाता है। एक जमाने में लिबरल का लफ्ज यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन अब जो है कि ठीक है, लिबरल कॉजेज हैं। जबकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो फार राइट पार्टी हो चुकी है, ट्रंप की पार्टी, जहाँ पर बहुत जो बिल्कुल बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये दोनों सिर्फ वोट देते तो जो बीच की एक बहुत अजीम अक्सरियत है जो कि सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट है, वो घर बैठी होती। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, सबने अजीम अक्सरियत से वोट दिया है। देखिए, अभी जो बात थी, गालिबन अपने नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की थी कि हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मशहूर जुमला है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो बात वही है कि डेमोक्रेसी की वजह से इन दोनों उम्मीदवारों को, अब ट्रंप अगर जीते हैं तो वो फार राइट पर रह के रूल नहीं कर सकते, इस यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, उनको बीच में आना पड़ेगा। सही है, और यही हाल फैज रहमान साहब, बड़ा क्लियरली और बड़ा खुल के हमने गुफ्तगू की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर। हमारे साथ फैज रहमान साहब, बिलाल लखानी साहब, कामरान यूसुफ साहब और नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। अगले घंटे में हम दीगर गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। इन मेहमानों को बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अमरीकी इंतखाबात की बात हो रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत आपको बताएं जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 230 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब 165 के करीब कामला हैरिस जीत चुकी हैं। इस वक्त कांटे का मुकाबला तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त सबकत ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हम देख रहे हैं कि मैदान पे मैदान मार रहे हैं। रियासतों से जो भी वोट सामने आ रहे हैं, स्पेशली स्विंग स्टेट से, वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना ने तो अपना ऐलान कर दिया है, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में है। इसके अलावा मिशिगन में इस वक्त जो है रस्साकशी जारी है, और हम देखते हैं जो रिजल्ट आते रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान ने, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है। रहमान अजहर वो भी हमारे साथ है, और उसके साथ साथ बिलाल लखानी हमसे पहले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमील, हम आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की यही सूरत हाल जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान रही, या उससे पहले जो उनके इश्यू चल रहे थे वही रहेगी? और हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ खास तब्दीली नहीं आई। कामला के आने से कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिलजुल होती हुई नजर आई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा नताइज में। या बहुत कम फर्क पड़ा है, और ये चीजें पहले से नुमाया होती जा रही थी। मुझ समेत कुछ तजिया निगार इस पर बात कर रहे थे, और जो मार्जिन था वहाँ आप देखें कि तकरीबन 1 से 1.5% का स्प्रेड था बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। लेकिन शुरू से यही कहा जा रहा था, और मल्टीपल चैनल पे मैंने भी यही बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल कॉलेज वोट में सबकत हासिल होने का कभी इम्कान है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जिस अंदाज में और जिस तरीके से, और उसका कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें
जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इसको कॉर्पोरेट किया गया कि ताकि फेडरलिज्म का एक वो शाइबा रहे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, और फेडरलिज्म की एक सबकत रहे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे मामलात में। तो इसलिए, और दूसरा यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देही इलाकों को और शहरी इलाकों को। अब इसमें इसी तरीके से वोट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डेमोग्राफी है उसको अगर मद्देनजर रखें तो पहले से ये अंदाजा हो रहा था, और वो क्या है, वो ये है कि जितने भी दही इलाके हैं और जितने भी, जिस तरह आपने अभी स्विंग स्टेट्स का किया है, स्विंग स्टेट्स के जो बिल्कुल डाउनटाउन एरिया हैं उसमें तो कमला हारिस को सबकत हासिल हो भी रही है, हो भी जाएगी। लेकिन अगर उसकी आप चारों तरफ देखें, जो उसकी आबादियां हैं, जो काउंटीज हैं, आप देखेंगे कि उसमें रेड ज्यादा आपको नजर आएंगे। और पहले भी 2016 में भी ऐसे ही हुआ। 2020 में थोड़ा जो बाइडन ने शॉक दिया था, लेकिन 2016 या उससे पहले भी ये सारे के सारे रिपब्लिकन के मामले। इसलिए क्यों हुआ ये? इसलिए कि 61.8% वोट जो है वो सफेद फार्म लोगों के यहाँ है, और वो बड़े कंजर्वेटिव किस्म की और डाई हार्ड किस्म के और बड़े अपने फिक्स्ड आइडियाज किस्म रखने वाले लोग हैं। और इसको मजीद पोलराइज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई बरसों में इस पूरी आबादी को, जिसकी वजह से कोई ज्यादा दुश्वारी और दिक्कत नहीं हो रही थी कि ये महसूस किया जाए कि इलेक्टोरल वोट। पिछली दफा का भी अगर पैटर्न देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को 304 उन्होंने वोट लिए, जबकि पॉपुलर वोट से वो हार गए। अब भी महसूस ये हो रहा है कि पॉपुलर वोट कमला हारिस शायद थोड़ी बहुत सबकत ले जाए उसमें पॉपुलर वोट में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितने इमिग्रेंट्स हैं, आपको वाजे करता चलूं कि तकरीबन 240-242 इलाकों के और ममालिक के लोग आके अमेरिका में बसे और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। तो इसके जो कलर, पीपल ऑफ कलर है, वो ज्यादातर उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको इमिग्रेंट्स भी आप कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है वो शहरों में है, और उसकी वजह से पॉपुलर वोट शहरों के ज्यादा है। इसीलिए ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट रखे जाएं ताकि बराबर के को नुमाइंदगी मिल सके। तो जिसकी वजह से जो सफेद आम आबादी है 61.8 की, उनको खुद ब खुद एक सबकत हासिल डोनाल्ड ट्रंप को हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया और पोलराइज भी किया। उस लिहाज से महसूस यही हो रहा है, और मैं मल्टीपल चैनल में ये बात कर चुका हूं, बल्कि 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मुश्किल से व्हाइट हाउस छोड़ा था, उस वक्त भी मैंने कुछ चैनल्स में बताया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो वतीरा है, जो तरीका है, और जो उनके नारे हैं और जो स्लोगन है, महसूस होता है वो पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक पक्का करते रहेंगे और फिर दोबारा आ सकते हैं। और ये दूसरी मर्तबा होगा अमेरिका की हिस्ट्री में कि कोई शख्स पहले टर्म में हार गया हो और फिर उसके बाद दोबारा वो जीत ना पाया। एग्जैक्टली, अच्छा ऐसे ही है बिल्कुल। रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान, अभी कल हम बात कर रहे थे कि कांटे का मुकाबला मुतवक्के है दोनों कैंडिडेट्स में, एग्जिट पोल्स की बात की, कुछ सर्वेस की बात की, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाकायदा क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा देखिए, अभी तक एक तो ये क्लीन स्वीप है ना, इसको अभी हम कह नहीं सकते। मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा आपको इंतजार करना पड़ेगा बिफोर यू कॉल इट क्लीन स्वीप। देखिए, जो कमाला हारिस है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा अपसेट नहीं किया जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये इंतखाब जीतने जा रहे हैं। वो अभी तक नॉर्थ कैरोलिना एक ऐसी स्टेट थी जिसमें कमाला हारिस ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है, लेकिन जो अभी मीडिया के अंदाजे हैं उसके मुताबिक ये स्टेट भी जो है वो रिपब्लिकन्स के पास जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो अपसेट है या अगर कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई ट्रेंड नजर आता जिसमें ये कहा जा सकता कि कमाला हारिस जो है वो इंतखाब जीतने जा रही, वो अभी तक नजर नहीं आया। ट्रंप जो है वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। वो अभी तक जो रियासतें उन्होंने जीती हैं, ये जो वोट आपको नजर आ रहे हैं ना, 230 का हमारे तमाम चैनल्स फिगर चला रहे हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। ये ट्रेडिशनली ट्रंप की ही रियासतें थी जहां पर जो है वो ट्रंप ने जो जीतनी थी, जिनके हवाले से पहले से अंदाजा था
तो ये 230 वो वोट है। कमाला हारिस की बहुत सारी, क्योंकि अर्बन सेंटर्स हैं इनके, जो जिनको ब्लू स्टेट्स कहा जाता है, तो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे इनका नंबर भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये नंबर जो है वो ट्रंप नंबर के ही आसपास जो है वो आपको जो है वो नजर आएगा। तो जो ट्रंप है वो वोटर्स में ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, और कमाला हारिस जो है वो एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो ये एक वाज़ेह फर्क है, जिसकी वजह से ये ट्रेंड जो है वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये रेस जो है वो बहुत क्लोज कॉल हो जाएगी, और ट्रंप को फिर उन 7 रियासतों में से कोई एक आधी रियासत वो जीतेंगे, और फिर ये गेम जो है वो कमाला हारिस के लिए खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बस चीज ऐड कर दूं उसमें, इसमें कहा यह जाता है कि एक ऊपर नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं वहां पर एक ब्लू वॉल होती है, तो उन ब्लू वॉल में कहीं भी अगर डेंट पड़ गया, तो आप समझें कि ये कमाला हारिस के लिए ये जो इंतखाबी दौड़ है ये खत्म हो जाएगी। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो बिलाल, आप भी ये सोचते हैं, रहमान जैसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जिसमें क्लियरली वो वाइट जो उनके हिमायती थे उनको टारगेट करते रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाना बनाते रहे हैं। अब शायद उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले इलेक्शन में, लेकिन अब मोहतात तरीके से निशाना बनाते रहे, और हम देखते हैं कि वो अपना जो एक खास वोट बैंक था, उनका खास हिमायती थे, तो उनको ही टारगेट करके अपनी स्पीचेस करते रहे हैं, उनको ही मुखातिब करते रहे हैं। तो आपको लगता है ये उनकी स्ट्रेटजी कारगर साबित हुई है या उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ अपने वोटर के साथ ओवर परफॉर्म नहीं किया और अपने बेस के साथ ओवर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो एक मीडिया का नैरेटिव था और जो पोल्स का नैरेटिव था उसके खिलाफ भी उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है, क्योंकि एक नैरेटिव था कि उनका वोट बेस जो है वो वाइट वोटर स्पेसिफिक है, लेकिन उन्होंने सरप्राइजिंग नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं विद इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी रैली के अंदर पोर्टोरिकन्स के खिलाफ एक गार्बेज की एग्जांपल यूज की गई थी कमेडियन ने, लेकिन फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने उनके साथ भी काफी गेम उठा के रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था और नैरेटिव था, यहाँ तक कि ट्रंप साहब, और ये इट्स शॉकिंग, ऑल्दो हम लोग इसी कम्युनिटी के तो हमारे लिए शायद शॉकिंग नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब मिशिगन में इमामों के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने रैलीज की हैं, उन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड कोएलिशन बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने मैसेजिंग अपनी डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से रखने की कोशिश की है। तो ये इस हद तक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, और अब जो पोलस्टर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो भी एक एको चेम्बर में ऑपरेट कर रहा था, और क्यों नहीं ये दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिफाई की हैं, और इसके ऊपर जो है वो काफी सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बार बार हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी हम बात कर रहे थे, इससे पिछले घंटे में हमारे मेहमानों के साथ हम बात कर रहे थे, इकॉनमी किसी भी स्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब इस तरह से इंतखाबात करीब आते हैं। तो किसी हद तक हमने देखा कि बाइडेन दौर में जो इन्फ्लेशन थी या जो हालात वहाँ की इकॉनमी के हुए, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने बहुत याद किया। डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम बात करें जब कोविड का टाइम था, उस वक्त किस तरीके से हेल्प की गई लोगों की, किस तरीके से इकोनॉमी को स्टेबल रखा गया या चलाया गया, उसका भी कोई एज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को? जिस तरीके से अभी रहमान ने कहा कि इट्स टू अर्ली टू से दैट कि क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन स्टिल डोनाल्ड ट्रंप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैंपेन जो है उस पे उन्होंने एम्फेसाइज किया है इकोनॉमी पर, और न सिर्फ ये बल्कि पिछले दौर में भी वो अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से, अगर ट्रांस पैसिफिक ट्रेड की बात करें तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया, चाइना के हवाले से बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पे टैरिफ उस वक्त लगा दी, और इस वक्त फिर अपने कैंपेन में उन्होंने यही नारा लगाया, और यही नारा लगाया कि महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, जो बाइडेन ने लोगों को सेहत के लिहाज से उनको बहुत पीछे कर दिया। आपने देखा कि लास्ट जब उन्होंने अपनी कैंपेन का इख्तिताम किया तो 5 अफराद को उन्होंने पेश किया। एक उसमें से सोल्जर, एक मदर इन लॉ थी, एक खातून सोल्जर की, जो कि जो अफगानिस्तान में जो जहाँ भाग हुई थी, और उसको हेल्थ के हवाले से पेश किया, और फिर उसके बाद जो वुंडेड सोल्जर्स हैं उनका हवाला दिया। तो इसी तरह हेल्थ के बारे में कि वो 6-6 महीना इंतजार कर रहे हैं और वो हमारे हीरोज हैं सोल्जर्स,
और उनकी इस दौर में जो बाइडेन में तो हेल्थ को उन्होंने टारगेट किया, इकोनॉमी के टारगेट किया कि आपके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आप गैस नहीं डलवा सकते हैं, और मैं आऊंगा तो इकोनॉमी को बहुत इंप्रूव कर दूंगा। तो जो परसेप्शन डेवलप हुआ है, इकोनॉमिस्ट इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, लेकिन जो परसेप्शन डेवलप हुआ है वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो महंगाई और बाकी चीजें, उसके बहुत सारे मामले हैं महंगाई के। अगर आप कंपैरेटिव करें नॉर्थ अमेरिका में कनाडा से कंपेयर करें तो 19-20 का ही फर्क है, लेकिन बहरहाल उसको कैपिटलाइज किया है। एक ये और दूसरा इमिग्रेशन को, दो चीजों को बहुत ज्यादा कैपिटलाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे कि हमें तो नजर आता है डॉक्टर साहब विनर टेक्स ऑल का एक सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है, अगर वो कुछ थोड़े से भी मार्जिन से जीते हैं तो अमेरिकी निज़ाम ही ऐसा है जो कहता है कि अब सारे निज़ाम पर वो विराजमान होंगे, वो उसको विनर टेक्स ऑल। जी जी, विनर टेक्स ऑल, यही तो मैं बता रहा था कि जिस तरह जैसे कि मिशिगन में 15 है इलेक्टोरल वोट, पेंसिल्वेनिया में 19 है, अरिज़ोना में 8 है, इसी तरीके से मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 93 वोट्स हैं इलेक्टोरल वोट के इन स्विंग स्टेट्स में। तो ये स्विंग स्टेट्स की जो डेमोग्राफी और जो डिजाइनिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह है कि अगर कोई शख्स 2 लाख, जैसे कराची में एक कैंडिडेट 3 लाख वोट लेता है और वही वैसे ही एमएनए बलूचिस्तान से 10,000 वोट में हो जाता है, तो ये इस किस्म की वहां भी मामला है कि विनर टेक्स ऑल की आपने बात की ना, तो वो मैं अपने नाज़रीन के लिए बिल्कुल मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, और कि विनर टेक्स ऑल का जो छोटे जहाँ की आबादी कम है वहां आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से की गई है तो उसमें वो बैलेंसिंग फैक्ट आ जाता है। एक इसीलिए तो पिछली दफा आपने देखा जी, उसी वजह से शायद इलेक्टोरल वोट डॉक्टर साहब वायोमिंग में 3 है और फ्लोरिडा में हम देखते हैं कि 54 हमें दिखाई देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो वाकई अवेलेबल है। रहमान, आप बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, मईशत की बात की हिना ने भी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ और अहम जो कैटेगरीज थी जिसमें परफॉर्म करना बाकी था, उसमें सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को हिमायत इस वजह से मिली कि शायद पूरा एक सेंटीमेंट मौजूद है अमेरिका में, और वो मुद्दा है इमिग्रेशन का, हेल्थ केयर का, और इसके साथ जो जंगें इस वक्त पूरी दुनिया में जारी हैं उनका। तो उस पर आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस कामला से बेहतर था, या कामला थोड़े मॉडरेशन के साथ फिर से वापस आने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरह उन्होंने गजा जंग के बारे में कहा कि वो जंगबंदी करवाने की पूरी कोशिश करेंगी, और इमिग्रेशन के बारे में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो है पहले वॉल खड़ी करने की बात की थी, लेकिन इस बार उन्होंने कैंपेन में उसका जिक्र उस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो पुरजोर तरीके से करते आए हैं। अली, इसमें 2-3 बातें बड़ी आम है। एक तो ये कि जो ट्रंप का स्टाइल है कि वो कोई भी बात कह जाते हैं और किसी भी तरह की बात हो वो बात कर जाते हैं। वो जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करता है, वो अमेरिकन माइंडसेट जो है वो, और आम जो वोटर है वो ट्रेडिशनल अमेरिकी सियासत से इस वक्त बड़ा बेजार नजर आता है। कमाला हारिस का मिसाल के तौर पर गजा के हवाले से बात होती है तो उनका स्टांस जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। वो दोनों इतराफ जो है वो सपोर्ट करने की बात करते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी कैंपेन के आखिर में आकर ये भी कहा जो अरब वोटर्स थे, मुसलमान वोटर्स थे, कि मैं जंग बंदी की जो है वो भरपूर कोशिश है वो करूंगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर मैं होता तो ये मैं 2 महीनों में जो है वो ये जंग जो है वो खत्म करवा देता। तो वो इस तरह की बातें जो है वो ट्रंप जो है वो करते हैं। तो ये जो है ना, वो ट्रंप को जो है वो सपोर्ट मिलती है इसी वजह से रूरल इलाकों से। जो रूरल इलाके हैं वो बेसिकली ट्रंप के बड़े सपोर्ट बेसिस है, और अभी भी ट्रेंड भी यही बता रहे हैं। देखिए, इन इलेक्शन में जो 4 बड़े इशूज है, एक स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक बड़ा इशू इन इंतखाबात में रहा है। दूसरा जो है वो इकोनॉमी है। तीसरा जो है वो इशू वो माइग्रेशन वाला इशू है। दूसरा इशू जो है वो यहाँ पर एबॉर्शन राइट्स और खवातीन से मुतालिक जो राइट्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात है। तो ट्रंप जो है वो माइग्रेशन जो इमिग्रेशन वाला इशू है वो उसके ऊपर वो बड़ी सीधी सीधी जो है वो बात करते हैं। वो कहते हैं मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा दाखिला, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, जो लोग यहाँ पर है मैं उनको भी वापस भेजूंगा। तो ये जो बातें हैं ये उनको जो है वो थोड़ा उनकी एक सपोर्ट बेस है, उनको पॉपुलैरिटी हासिल है। लेकिन पोलराइजेशन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, जिस तरह हमारी सियासत के अंदर अभी जो है वो बिल्कुल या आप सही हैं या आप गलत हैं, और अपना जो मौकफ है उसको हर कोई ठीक समझता है, दूसरे के मौकफ को जो है वो गलत समझता है। तो कुछ यही हाल इस वक्त अमेरिकी सियासत का भी है। एक पॉपुलर सियासत है,
एक पोलराइज्ड किस्म की सियासत है जिसमें ये इंतखाब भी हो रहा है, और इसी वजह से रेस जो थी वो बहुत ज्यादा क्लोज भी थी और बहुत ज्यादा डिवाइडेड भी है। सही है। अच्छा बिलाल, जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं हम कि इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर होता है, और भी डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि एक परसेप्शन जो है वो ज़रूर डेवलप हो चुका था कि ट्रम्प जब आएंगे तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी और सिचुएशन बेटर हो जाएगी। डू यू थिंक कि जिस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं डोनाल्ड ट्रम्प जिन, और इस हवाले से अपनी कैंपेन्स में भी जिस तरह से वो बात कर चुके हैं, तो क्या जो इकोनॉमी है वो वाकई स्टेबल होगी, हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें, जो इसमें दो पहलू हैं, एक तो कि ट्रम्प की क्या पॉलिसीज होंगी और दूसरी ये कि कमाला की क्या पॉलिसीज थी इन कंपैरिजन। देखें, कमाला ने इसमें बहुत मार खाई क्योंकि उनकी कोई क्लियर एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं थी कि वो किस चीज के लिए वो स्टैंड करती हैं, उनकी क्या पॉलिसी प्लेटफॉर्म है, बाइडेन से वो अपने आप को किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं क्योंकि माइनस बाइडेन फॉर्मूला आ चुका था। इसमें उनकी कोई एक क्लैरिटी नहीं थी। ट्रम्प का एक बहुत सिंपल इकोनॉमिक एजेंडा है, वो ये कहते हैं कि मैं टैक्स काटूंगा, मैं इलीगल इमिग्रेशन को रोकूंगा, मैं जो कॉमन सेंस पॉलिसीज हैं उनको मैं लेके आऊंगा। वो एक पॉपुलिस्ट अपील करते हैं कि टैरिफ्स में बढ़ाऊंगा। अब इसमें भी एक सवाल है कि क्या वो इफेक्टिव होंगी या नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं होंगी वो भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन का पार्ट है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स वाले हैं, जिन सब ने कमाला को इंडोर्स किया, लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिकन पीपल हैं उन्होंने फिर भी ट्रम्प को वोट देना प्रेफर किया। तो इसीलिए जो पाकिस्तान में कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो लग रहा है कि चाहे लोग अब ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि वोटर्स जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वोट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं और जमहूरियत के ढांचे में बिलीव करते हैं, तो चाहे इकोनॉमी बेहतर हो या ना हो, अमेरिकन पब्लिक को लगता है कि ट्रम्प के दौरान जो है वो इकोनॉमी बेहतर होती है। एंड जैसे कि हमारे एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट ने कहा था कि परसेप्शन इज रियलिटी, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एक परसेप्शन भी है, और क्योंकि ये एक परसेप्शन अब वोट के थ्रू एक रियलिटी में आने वाली है, तो दिस इज अ रियल थिंग दैट वी हैव टू डील विद। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं, आपने पहला दौरे हुकूमत भी देखा है ट्रम्प का, उसमें जो ये परसेप्शन थी, जो रियलिटी का जिस तरह बिलाल जिक्र कर रहे हैं, परसेप्शन इज रियलिटी, तो क्या ये वो ट्रांसफर कर पाए थे रियलिटी में? जो उनका मैंडेट था, जिस तरह की बातें वो करके आए थे कि मैं अगर हुकूमत में इक़्तिदार में आया तो फिर ये कर दूंगा, मैं वॉल खड़ी कर दूंगा, इमिग्रेशन जो है उसके ऊपर उनके थे कवानीन के जी मैं उनको निकाल दूंगा, वापस भेज दूंगा उनके मुल्कों में, तो ये तो वो पहले भी कहते आए हैं और पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया था इस बारे में, कोई सख्त इक़दाम करते हुए दिखाई नहीं दिए वो। अब आपको लगता है इस बार वो अपने मैंडेट के साथ उसी तरह से खड़े होंगे जिस तरह से पिछली बार खड़े थे? ये तफरीक करना जरूरी है कि इलेक्शन कैंपेन में क्या बात होती है और ट्वीट्स पे जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इस मामले में जाने जाते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ नया ट्वीट कर देते थे, जिसमें पाकिस्तान को भी एक दफा डिसीटफुल और मक्कार और फरेबी कह दिया था उन्होंने, अगर मैं ट्रांसलेशन सही कर सक रहा हूँ तो ये इस किस्म की वो ट्वीट्स तो देते रहते हैं। लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड किस्म की वहाँ इदारे हैं, वहाँ इदारे बड़े मजबूत और मजबूत इदारे हैं, और उन इदारों का एक स्ट्रक्चर्ड वे में न सिर्फ रिकमेंडेशन होती है, बड़े भरपूर तरीके से वो अपने मौक़िफ़ को, लीडरशिप को देते हैं, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो इतना कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, चाहे वो कांग्रेस लेवल पर हो या वो उनके इदारों की तरफ से हो, तो उसमें क्योंकि हकीकत पसंदाना होती है, अमेरिका के इंटरेस्ट में होती है, सारे सर जोड़ के बैठते हैं, तो लीडरशिप यानी कि कांग्रेस भी उसको कबूल कर लेती है। तो पिछली दफा भी यही हुआ कि जो इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की हुई थी उसको ट्रांसलेट रियलिटी में नहीं कर सकते थे। इस दफा भी वो कहते हैं कि मैं आया तो 24 घंटे में यूक्रेन की वार मैं खत्म करा दूंगा। मेरा अपना मानना यह है कि यूक्रेन की वार को वो बतदरीज खत्म करा सकते हैं, उसकी वजूहात मैं बयान कर देता हूँ। मैं होता तो गाजा का की जंग ही ना शुरू होती, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बाइडन क्यों रोकते हैं नेतन्याहू को, उनको चाहिए था कि नेतन्याहू को कहें कि अभी हमला करे ईरान पर और फिर बाद में सोचे कि क्या होगा।
इसी तरह कुशनर फरमाते हैं कि बुलडोज कर दिया जाए गाजा को। इसी तरह पिछले दौरे हुकूमत में जितनी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी डोनाल्ड ट्रंप ने की गाजा के, अभी मैं इस वक्त फलस्तीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो किसी और ने अब तक नहीं की। वो कैसे कि बायलैटरल तरीके से गोलान हाइट को उन्होंने तस्लीम कर लिया, जबकि उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन मौजूद है कि 1967 में जो ऑक्युपाई किया था वो टेरिटरी वापस की जाए। इसी तरीके से वेस्ट बैंक को कहते हैं कि वो इजराइल का हिस्सा है। इसी तरीके से वो उन्होंने मुझे अभी भी याद है उनके स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि ठीक है, ये वन स्टेट थ्योरी भी ठीक है, टू भी ठीक है, अगर वन स्टेट इजराइल चाहता है तो हम कर देंगे। तो इस किस्म की गुफ्तगू और तल अवीब से जो दारुल खिलाफत शिफ्ट किया, वो सारों को पता है कि तमाम की तमाम इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी थी। और फिर किस तरह ट्रीटी से वॉकआउट करना कितना आसान है उनके लिए। JCPOA जो कि न्यूक्लियर रिकॉर्ड है, जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया ईरान के हवाले से, जिस तरीके से उन्होंने ट्रांस अटलांटिक ट्रेड से वॉकआउट किया, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले भी कैंपेन में वो बहुत कुछ कहते रहे हैं आने से पहले, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके से, और जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर सके। हम ब्रेक पर जाएंगे दी, और बहुत शुक्रिया बिलाल लखानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अगली ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जमील भी और ईमान अजहर भी। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। हम आज खसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात की। नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्या इम्पैक्ट होगा ख़ासतौर पर अमरीका पर और इसके अलावा पूरे खत्े पर, आलमी सतह पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे गेस्ट डॉक्टर जमील साहब भी मौजूद है, रहमान अजहर भी मौजूद है। रहमान, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम स्विंग स्टेट्स के रोल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है अभी तक के जो नताइज सामने आए हैं, जिस पर आप पहले भी बात कर रहे थे, कोई सरप्राइज मिला है या आगे कोई सरप्राइज मिल सकता है, या फिर वही रिजल्ट्स हैं जो डिसाइडेड थे ऑलरेडी? देखिए, ये जो नतायज है ना, इनको थोड़ा जरा हमें समझने की जरूरत है। ये नतायज है ना ऐसे हैं कि अभी तक जो अमेरिकन मीडिया जो है वो प्रिडिक्ट करता है स्टेट्स को, अभी तक ये बिल्कुल गैर सरकारी गैर हतमी नतायज होते हैं। तो अमेरिकन मीडिया क्या करता है कि वो वोटर के ट्रेंड को देखते हुए, जिस तरह से जितने वोट्स आते हैं, जिन काउंटीज से आते हैं, उनको देखकर वो चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपको वोट नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदाजे हैं, और इनमें गलती कम होती है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे तो कोई चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गलती जो है वो उसका मार्जिन जो है वो कम होता है। तो ये जो अभी आप मैप देख रहे हैं, ये जो 232 और 216 हमारी एक्सप्रेस की स्क्रीन के ऊपर भी जो वो चल रहे हैं, तो इसमें सरप्राइज बहुत कम है। जो रियासतें जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो रिपब्लिकन होंगी, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, वो उन्होंने जीत ली हैं और अच्छे वोट के साथ जीती हैं। जो रियासतें कमाला हारिस ने जीतनी थी, वो उन्होंने अभी तक जीती हैं। लेकिन उनका वोट का जो मार्जिन है वो कम है। जिस तरह से मैं अभी वर्जीनिया में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ये ट्रेडिशनली एक डेमोक्रेट्स की रियासत होती है। कमाला हारिस बाइडेन यहाँ से जीते थे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस मर्तबा उनका मार्जिन बड़ा कम नजर आ रहा है। यहाँ पर कई इलाके हैं जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ठीक ठाक वोट लिया, अगरचे वो जीते नहीं है। तो अब जो स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर अभी तक ये बताया जा रहा है कि उन तमाम रियासतों में जो रेस है वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्लोज है, उनका भी फैसला होना बाकी है। सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना, जो कि ट्रेडिशनली एक रेड स्टेट रही है, रिपब्लिकन्स की स्टेट रही है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट रही है, वहां पर मुकाबला क्लोज हुआ था, और लेकिन वहां पर कमाला हारिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और यहाँ पर जो डेमोक्रेट से कमाला हारिस की पार्टी थी, उनको तवक्को थी कि स्टेट को वो फ्लिप करने में या रेड से ब्लू करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। अभी जो बाकी 6 रियासतें हैं, उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि वहां पर रेस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। और उनमें भी पेंसिल्वेनिया की जो रियासत है, क्योंकि वहां पर वोटेज जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है, तो वो रियासत जो है वो बड़ी अहम होगी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई ऐसी रियासत जीत जाते हैं जो इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ट्रेडिशनली पिछले इलेक्शन में जोसेफ बाइडेन ने जीती थी, और इस मर्तबा अगर वो हार जाते हैं, तो फिर उनके लिए रेस जो है
वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये स्विंग स्टेट के हवाले से अभी तक ये सूरत हाल है कि उनमें नॉर्थ कैरोलिना जो है वो डेमोक्रेट्स से जिनको उम्मीदें थी वो निकल चुकी है उनके हाथ से। जो बाकी 6 रियासतें हैं वहां पर रेस अभी इस वक्त बहुत ज्यादा क्लोज है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा, क्या अब आपको लग रहा है कोई अपसेट हो सकता है? इस वक्त भी बड़ी क्लोज कॉल है, 232 और 216 जो हमें इलेक्टोरल वोट्स नजर आ रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स के। कोई अपसेट आपको नजर आ रहा है? लेकिन इस पे अगर नजर दौड़ाएं, 232 जो आपको नजर आ रही हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज की जो कंपाइल उसमें ज्यादा हिस्सा रूरल एरियाज का है। जब शहरों की बात आएगी तो फिर उसमें अंदाजा हमें होना शुरू हो जाएगा कि कमला हारिस जिस तरह की तवक्को थी उसमें कोई गैर मुतवक्को बात नहीं है कि शहरों से ज्यादा वोट कमला हारिस के चांसेस हैं लेने के। और पहले भी डेमोक्रेट लेती रही है। डेमोक्रेट जो डाउनटाउन एरियाज हैं, शहर हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, पहले भी लेते रही। और उसकी मैं वजह बयान कर चुका हूँ कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो पीपल ऑफ कलर हैं वहाँ वो ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड इलाके यानी शहरों में ज़्यादातर हैं वो। और उसके अलावा बाकी वहाँ की सफेद फार्म जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था वो ज़्यादातर दही इलाकों में है। तो उस लिहाज से जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसमें महसूस यही होता है अगर हम नज़र दौड़ाएं कि पहले क्या पैटर्न बना था। हम जो भी कह लें, अमेरिका में उनकी कंपनी सर्वे कंपनीज जो हैं और जो पोल कराती हैं वो तकरीबन 500 से ज़्यादा हैं। और उसमें जो मार्जिन ऑफ एरर वो देते हैं +-3 का। जबकि अगर पोलिंग का हम देखें, जबकि हम जो पैटर्न देखें इलेक्शन से पहले जिस पैटर्न से अभी भी चीज़ें तकरीबन बाय फार उसी तरह उभर रही हैं, वो था कि पहले 1 से 2% का स्प्रेड मैक्सिमम था। और अब भी जो नजर आपको आएगा जब वोटिंग और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अभी तो तकरीबन 56 मिलियन और 50 मिलियन इस तरह का रेशियो अभी चल रहा है, तो उस वक्त हमें ज्यादा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अगर मैं ये बताता चलूं कि जो उस वक्त हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन था जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, तो उसमें 48, 49, 47, 48 इस तरीके से वो चल रहा था मामला सारे का सारा। तो वही पैटर्न महसूस अभी हो रहा है कि उस तरह ये मामला चलता रहेगा। अच्छा। मिसाल के तौर पर मिशिगन में 48 का टाई पड़ी हुई थी, पेंसिल्वेनिया में 49 थी, डोनाल्ड ट्रंप इसकी कमला हारिस की और डोनाल्ड ट्रंप की 48 हो गई थी। एरिज़ोना में 46 और डोनाल्ड ट्रंप की 50 थी। इसी तरह से नेवाडा में 49 और डोनाल्ड ट्रंप की 49 थी। तो इस तरह के एक का दो का एवरेज कोई तकरीबन ही पड़ रहा था। तो इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है अचानक पैटर्न चेंज होता हुआ आपने देखा कि शुरू में ज्यादातर रेड आपको डॉट्स नजर आ रहे थे मुख्तलिफ मैप्स पर। और उसकी वजह ये थी कि उन इलाकों से जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जीतते रहे और जो उनके रिपब्लिकन्स की पहले से कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा से रही है, जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था डेमोग्राफिक के हवाले से, तो उधर से ही ज्यादा पहले रिजल्ट आना शुरू हुए। अब जैसे जैसे बाकी इलाकों से आ रहे हैं तो आपने देखा कि कमला के भी अभी जो पॉपुलर जो इलेक्टोरल कॉलेज की वोट है वो अभी 232 या आपको ज्यादा भी एक आध ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस तरह बढ़ता जा रहा है। नंबर्स तब्दील होते रहेंगे, अभी तक हतमी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा रहमान, जिस तरीके से अभी हम कह रहे हैं कि आलमी सतह पर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है ये अमरीकी सदारती इंतखाबात का, खुसूसी तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि हमारी एक ख़ास जमात है उसने तो बड़ी सारी उम्मीदें लगा ली हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत से, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, जाहिर बात है अमेरिका का जो पॉलिटिकल सेटअप होता है पाकिस्तान की सियासत पर उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो जरूर पड़ता है। लेकिन कोई पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली की अगर आप बात करें वो आ जाएगी इन इंतखाबात के बाद, तो मेरा ख्याल है ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना अमेरिका में भी, वो बहुत हद तक जो है वो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी देखी गई है। वो उसी तरह से चलती है जिस तरह से उसको चलना होता है। तो डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, इससे कोई बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ट्रंप ने इस तरह से जब 2016 का भी इंतखाब था और बल्कि जब वो सदर भी थे उस वक्त भी जो है वो बहुत बातें की थी, लेकिन उनमें से जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम जगहों पर हमने देखी। ये चीज जो है वो जरा समझने की है
जो है वो तवक्को तो की जा सकती है, किसी भी सियासी जमात की हो सकती है, लेकिन होता है या नहीं होता इसका इम्कान जो है वो उतना नहीं है कि बस वो वहां पर जो है वो कोई ऐसी तब्दीली होगी और उसके बाद साथ ही जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं फिर। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये जमात समझती है कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि परसेप्शन इज रियलिटी, शायद उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ना। और अली, उम्मीद लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन इसका जो फर्क है मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या वाकई कोई तब्दीली अमेरिका में आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन देखिए एक चीज और जरा देखें इन इंतखाबात में जो कि होने जा रही है और जो ट्रेंड अभी पता चल रहा है कि क्योंकि साथ ही साथ जो सेनेट है उसका भी इलेक्शन होता है, गवर्नर्स का भी इलेक्शन होता है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका भी इलेक्शन होता है। अच्छा, वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन्स अपनी मेजोरिटी बनाने वाले हैं। अगर कमला हैरिस अगर जीत भी जाती हैं तो फिर अमेरिका में उनके लिए को बहुत बड़ी चेंजेस लाना जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नीचे जो है वो हाउस ऐसा लग रहा है कि वो डेमोक्रेट्स के हाथ से जो है वो नुमाइंदगान और सेनेट दोनों ही उनके कंट्रोल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, इस वक्त देख रहे हैं कानून साजी को अमल में लाने के लिए भी रिपब्लिकन्स की जरूरत रहेगी अगर डेमोक्रेट्स भी इक़्तिदार में आ जाते हैं, लेकिन अगर रिपब्लिकन इक़्तिदार में आए तो आपको क्या लगता है जो स्टाइल ऑफ रूल यहाँ पर हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अपनाए रखा है, बहुत एग्रेसिव है, बल्कि एग्रेसिव नहीं कई जगह पर तो पुरतशद्दुद भी नजर आया हमें, तो आप देखते हैं कि ऐसा स्टाइल अमेरिका को सूट करता है? नहीं, डिपेंड करता है कि अमेरिका के किस हम डेमोग्राफिक पॉपुलेशन को अपने जहन में रख रहे हैं, जबकि हम जब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को सूट करता है, ये जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को तो सूट नहीं करता। पेंटागन बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती है, स्टेट डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती है, यानी कि अपना होमवर्क पूरा करती है। इवन कांग्रेस, बोथ जो हाउस ऑफ कॉमन और सेनेट में, उनके पास एक के पास कई रिसर्चर्स हैं और उस पर पूरी एक हर बिल पर और हर बात पर काफी रिसर्च करके जाते हैं वो। तो वो जब बात आती है बिल पास करने की, उस वक्त तो यकीनन काफी उस पर डेलिब्रेशन हो चुकी होती है। तो वो जो माचो स्टाइल है जो कि इलेक्शन कैंपेन में काम आ गया, जिस अपने वोटर सपोर्टर ग्रुप को वो जिनके वोट लेना चाहते थे उसमें कामयाबी हो गई डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया कि मैं बहुत ताकतवर शख्सियत हूँ और मैं इस अमेरिका एक सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी सरबराही में बेहतर कर सकता हूँ बनिस्बत कमला हैरिस के। और कमला हैरिस का तो उन्होंने कहा ना कि चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग, वो तो उनको दे विल वॉक ओवर हर एंड दे विल ट्रीट हर एज अ टॉय। तो इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ। तो उससे अंदाजा यही होता है कि वो जब आएंगे तो वो जाने जाते हैं कि इम्पल्सिव नेचर के आदमी, तो वो इम्पल्स दिखाएंगे। और हमने देखा कि वो ऐसे बयान पहले भी अपने हरीफों के बारे में देते रहे हैं, स्लीपी जो कहते रहे हैं, हिलरी क्लिंटन की बारी आई तो उनको कहते थे कि देयर इज नो फाइट लेफ्ट इन हर, और अब देख रहे हैं कि कमला के बारे में भी ऐसी वो गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, तो वो जो देखिए उनकी गुफ्तगू तो वैसे ही रहेगी और उनके ट्वीट्स तो वैसे ही रहेंगे, उनकी मुखासमत इदारों के साथ तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो एक उसी स्टाइल पर तो वो प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी स्टाइल को तो पसंद किया जाता है। आप देख लें कि 1 लाख के करीब वॉलंटियर्स उन्होंने तैयार किए इस इलेक्शन के लिए, और उन्होंने कह दिया कि अगर मैं नहीं जीता तो उसका मतलब यह है कि फ्रॉड होगा, ये मेरे साथ फ्रॉड किया जाएगा अगर मैं नहीं जीता तो शुक्र करें कि वो थोड़ी बहुत उनको जो जीत नजर आ रही है। तो अभी तक उन्होंने ये इलेक्शन के प्रोसेस पे अभी कोई इल्जाम नहीं धरा है। लेकिन बात आ जाती है, उसी बात पर दोबारा आ जाते हैं कि यस वो इम्पल्सिव नेचर को आप मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है प्रेसिडेंशियल का, व्हाइट हाउस का, उससे जाहिर है पिछली दफा भी हटकर काम हुए थे, इस मर्तबा भी उससे हटकर काम होंगे। नेटो बड़ी खाइफ है, यूरोप बड़ी खाइफ है, चाइना देख रहा है कि भाई ये तो टैरिफ लग जाएगा, रशिया काफी हद तक मुतमईन है क्योंकि उनके ट्रंप के वहां बहुत सारे इंटरेस्ट भी हैं और उनकी रेपो अच्छी है, और क्योंकि रेपो अच्छी है तो सिग्नल्स अच्छे जाएंगे। और फिर प्रेसिडेंशियल जो पावर्स हैं बिल्स के बारे में दस्तखत करने से पहले वो पाकिस्तान के मुकाबले में तो वहाँ यकीनन बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट अपने लिहाज से भी फैसले कर सकते हैं कुछ चीजों में सुओ मोटो। तो वो यूक्रेन की जंग के हवाले से
कुछ और नहीं तो नेटो का जो उन्होंने पहले ऐलान किया था कि नेटो को हम पैसे क्यों दें, हम सही। अपने टैक्स पेयर के पैसे अपने पास क्यों ना लगाएं, ये नारे तो अभी भी लगाए ना उन्होंने। तो उस लिहाज से वो कहते हैं कि जी मेरे पैसे टैक्स पेयर के अरबों रुपए डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं, बाहर हम अपने लोगों पर लगाएंगे। तो नेटो की जब फंडिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली यूक्रेन का मामला मदम हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि मैं विद इन 24 आवर्स इसको खत्म करवा दूंगा। हाँ, 24 लेकिन hours देखते हैं कि ये नारे ही हैं या या इससे बढ़कर कुछ करेंगे। ऐसा है बिल्कुल। रहमान, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे आज के लिए। कल फिर हम आपसे जरूर गुफ्तगू करेंगे, तब तक तो काफी कुछ डिसाइड हो चुका होगा, चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फाइनली जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि आपको कोई बड़ा सरप्राइज या कोई बड़ा अपसेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आने वाले जो 10 घंटे हैं मेरा ख्याल है बड़े अहम होंगे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक राय ये है कि हो सकता है कि ये कुछ स्टेट्स के अंदर ये इंतखाब फंस जाए, और वहां पर फिर अगर ये इंतखाबी नतायज जो हैं वो अगर ताखीर का शिकार होते हैं तो फिर यहाँ पर एक काफी शोर भी जो है वो मच सकता है, क्योंकि स्टेट्स का जो वोट गिनने का तरीकाकार है ना वो अपना अपना होता है। कुछ स्टेट्स जो है वो पोस्टल बैलेट बाद में काउंट करती हैं, तो अगर मार्जिन कम हुआ उन स्टेट्स के अंदर और बात जो है वो पोस्टल बैलेट तक चली गई या रिकाउंट तक जो है वो गई, तो फिर यहाँ पर जो है वो खासा शोर मचेगा। लेकिन अगर मार्जिन ज्यादा हुआ, ये स्विंग स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको अगले मेरा ख्याल है 8 से 10 घंटों के अंदर सारी की सारी सूरत जो है वाज़े हो जाएगी। रहमान, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों साहिबान ने अपना अपना तजिया पेश किया, और हम देखते हैं कि घंटे रह गए हैं, जिसके बाद पता ही चलना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल्स भी हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं, और उसमें कई जगह पर डोनाल्ड ट्रंप सबकत ले जा रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कामला। अभी तक वाजे नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है, वो कल तक वाजे हो जाएगी। कल एक बार फिर एक हम नए अमरीकी सदर के साथ सामने आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको ये बताएं कि वहां कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, वहां कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपको वोट जो है, आपका वोट किस तरफ गया। हर रियासत अपना चुनाव खुद कर रही है और अपना इलेक्टोरल वोट का जो नताइज है वो बताती है, और उसके बाद वो कंपाइल किए जाते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कौन सदर बनेगा। तो रियासतों से तो अब आना शुरू हो गए हैं नताइज। इस हवाले से दीगर अपडेट्स हमारे आने वाले बुलेटिन में आपको मिलती रहेंगी। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।